मंत्री जी को पहले ही बताना चाहूंगा कि आज की ये जनसभा नहीं, सिर्फ एक क्लास प्रोफेशनल्स की एक छोटी सी बैठक है, जिसमें एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, हमारे एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। कुरुक्षेत्र ये जो ऐतिहासिक भूमि है, हमारे पूरे विश्व को भगवत गीता के द्वारा जो जीवन ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो जिस भूमि पर प्राप्त हुआ है, उस भूमि पर आप रहते हो, उस भूमि को मैं अभिवादन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता सार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक भूमि से मेरा शुरुआत के मेरे राजनीतिक शुरुआत के जीवन में एक संबंध रहा। मुझे याद है, शायद 1980 की बात होगी। मैं 75 में इमरजेंसी में राजनीति में आया। HSC मैट्रिक में पढ़ रहा था और इमरजेंसी में अनेक साथी जेल में चले गए थे। तो जयप्रकाश जी के आंदोलन पर मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए उस आंदोलन से जुड़ा था। उस समय 1980 के विधानसभा के चुनाव में मेरी शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर पार्टी ने कहा था तो प्रचार के लिए आया था। वो मेरी स्मृति आपके गांव से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ लाडवा से आगे रादौर के बाद शाहबाद जब जाते हैं तो उसमें बबेल नाम के गांव में मैं 1 महीना रुका था। एक गरीब परिवार में रोज मैं वहाँ एक बाजार समिति थी, उसके बाजू में एक छोटा सा मकान था और 1 महीना मैं वहाँ था। तो डॉक्टर मंगल सिंह जी थे, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने और चौधरी देवीलाल जी और मंगल सिंह के नेतृत्व में उस समय चुनाव हुआ। बहनों और भाइयों, राजनीति का सही अर्थ सत्ता का नहीं होता। The true meaning of the politics is not only power politics. Politics is the instrument of socio-economic reform. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है और इसलिए राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति मीन्स लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या राष्ट्रनीति। और राजकारण के बारे में कहा जाता है राष्ट्र कारण और विकास कारण। तो आज जो हम लोग राजनीति समझ रहे हैं वो सत्ता कारण है, जो केवल एक ही अर्थ अभिप्रेत होता है। 1947 के पहले और बाद में जब राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसलिए जो राष्ट्रीयकरण चला था वो भी राज्यकरण था। हमारा देश निर्माण है और 1947 के बाद जो गलत नीतियां चली उसका परिणाम ये हुआ है कि जनता देश निर्माण रहा तो जनता गरीब होती चली गई। आपको याद होगा कि उस समय 3 बातों की विशेष रूप से देश में बहस चलती थी। एक विचारधारा थी साम्यवाद की, दूसरी विचारधारा थी समाजवाद की और तीसरी विचारधारा थी पूंजीवाद की। उस समय संयुक्त समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी स्थापना की थी, बाद में उसकी अलग अलग समाजवादी पार्टियां हुई और समाजवाद के विचारों को लेकर आगे चले। और जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, उसमें चाइना से प्रेरणा लेकर और कुछ रशिया से प्रेरणा लेकर लेफ्ट एंड राइट 2 प्रकार के कम्युनिस्ट थे जो साम्यवादी विचारों के समर्थक थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली
स्वतंत्र पार्टी थी और उसमें महाराष्ट्र और गुजरात में उनका भी कुछ काम था। तीनों पार्टियों ने राष्ट्र के बारे में ये कहा था कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हमारे देश की प्रगति करेंगे। 1947 के बाद आज हमने 75 साल पूरे किए हैं और इस 75 साल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके जो परिणाम दिखते हैं उसमें महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है और हमारे 1947 के बाद 30 से 35% आबादी जो गांवों में बसती थी वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद इन सिटी या शहरों की तरफ बड़े प्रमाण में लोग आए जिनकी झोपड़ियां तैयार हुई। जो गांव में लोग थे वो गांवों का विकास नहीं होता। इसका कारण ये हुआ कि हमारे 90% आबादी गांव में रहती थी। गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं। अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। अस्पताल की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो क्यों मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत थी। युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों का खर्चा बढ़ता गया, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स की प्राइस बढ़ती गई और किसानों की लागत मूल्य जो था वो भी निकालने में मुश्किल हुई। कपास सस्ता था, कपड़ा महंगा हो गया, गेहूं सस्ता था, ब्रेड बिस्किट महंगे हो गए, टमाटो, संतरा, एप्पल सस्ते हुए पर जूस महंगे थे। और जिसका कारण ये हुआ कि आर्थिक विषमता की दरी बढ़ती गई। आप भाग्यवान हैं क्योंकि आपके यहाँ कम से कम पानी आसानी से मिल जाता है। मैं भी अपने क्षेत्र में जहां से आया हूँ, विदर्भ से, महाराष्ट्र का एक पार्ट है, वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और मैं पिछले 30 साल से किसानों में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काम करता हूँ और हमारे की समस्या बहुत ही गंभीर थी। हमारे 10-12 लोकसभा क्षेत्र में से केवल 8-9 क्षेत्र ऐसे जहाँ कपास होता है और बाकी जगह चावल होते हैं, कुछ जगह संतरा होता है और धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी बिगड़ती है कि किसान आत्महत्या करते हैं। कॉटन प्राइस मैकेनिज्म के कारण मेरे क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हरियाणा और पंजाब की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि आपके यहाँ पर एकड़ गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बड़ा ही है। गेहूं और चावल का भंडार इसको कहा जाता है और किसान मेहनत करते, परिश्रम करते। और एक बात देखिए कि आप 25 साल के पहले फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती है और उस समय फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड के भाव क्या थे, आज कितने बढ़े हैं और फसल के भाव कितने बढ़े हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से गांव, गरीब, मजदूर और किसान इसमें असंतुष्ट मत रहा था। और मुझे याद है कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। आप कभी मुंबई में आओगे तो एक समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पचपन फ्लाईओवर बनाने का मौका मिला और मैंने मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे भी बनाया, एक्सप्रेस हाईवे। तो अटल बिहारी जी ने मुझे बुलाया। सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे और अटल जी ने मुझे कहा कि हमारे देश के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना तुम तैयार करो। तुमने शहर में बहुत काम किया और तब अटल जी के आदेश पर 3 महीने मैंने अपने कमेटी में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे,
कार्यक्रम में, और 3 महीने मैंने बहुत परिश्रम की, मेहनत की और एक रिपोर्ट तैयार करके मैंने वाजपेयी जी को दिया। और पहली बार देश के इतिहास में वाजपेयी जी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया और जो योजना को मंजूर किया उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री हुए कि 6.5 लाख गांवों में से 3.5 से 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। पर गांवों की तरफ कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ध्यान नहीं दिया। विशेष रूप से आप देखोगे कि 75 साल जो स्वाधीनता के पूरे हुए हैं उसमें 60-65 साल कांग्रेस को मिले। कांग्रेस ने हवाई जहाज खरीदे, बड़े-बड़े एयरपोर्ट बनाए, रोड बनाए, स्टील प्लांट खोले, इंडस्ट्री खोले, होटल्स खोले, आईटीसी खोले। किसी कोई जरूरत नहीं। मैं आज रोड का काम करता हूं तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। 5 लाख करोड़ के काम हर साल कर सकता हूं। अभी तक मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। और मैं मीडिया वालों को बोलता हूं कि मेरा भाषण ठीक से नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। तो पहले लोगों को विश्वास नहीं लगता था कि मैं लाखों करोड़ में बात करता था। वैसे कि नेताओं की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कमी होती है तो बोलते थे ये बोल तो रहा है, होगा कहां से। और मैं ऐसा एक मंत्री कहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना चाहिए। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। पर जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हो सकता था वो सरकार ने करने की जरूरत नहीं थी। मैं शिपिंग का मंत्री था, मेरा बजट 800 करोड़ रुपए था, तो 5 साल में हो गए 4000 करोड़। मेरे अंदर 12 मेजर पोर्ट थे। मैंने 2 योजनाएं तैयार की थी, एक सागरमाला और एक भारत था। तो सागरमाला योजना में मैंने 16 लाख करोड़ की योजना हाथ में ली थी। बजट था 800 करोड़ का और अभी तक 12 लाख करोड़ के काम हुए हैं और ये पैसे में कोई कमी नहीं है। वैसे मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और कुछ लोग मुझे इंजीनियर समझते हो, इंजीनियर भी नहीं। मैं तो किसान हूँ और वो भी मेरी दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं इमरजेंसी के कारण मेरे माता पिताओं की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मुझे 52% मार्क मिले और 50% से कम साइंस ग्रुप में मिले तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डिलीट्स डॉक्टरेट्स 9 मिली है और उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में है और अभी भी मैं डॉक्टर अपने को लगाता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई किया तो मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ। और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। बहनों और भाइयों, हमारे देश में गलत नीतियों के कारण उसके दुष्परिणाम के स्वरूप हमारी प्रगति का विकास नहीं हो सका और कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, जो नीतियां अपनाई गई उसके कारण में नुकसान हुआ। आज हमारे यहाँ पहली बार अगर हमारी सरकार ने कोई निर्णय किया है कि इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। अब हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें से 12% एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जीडीपी कंट्रीब्यूशन ग्रोथ होती है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है। और एग्रीकल्चर में केवल 14% कंट्रीब्यूशन है और 60 से 65% की आबादी गांवों में बसती है। जब गांवों का विकास नहीं होगा, जल जमीन जंगल और जानवर आधारित इकोनॉमी अगर मजबूत नहीं होगी तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा।
और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश की इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। मैं 2004 से हमारे यहाँ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संयोजक था, वो अभी सुदर्शन जी थे सरसंघ चालक, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम था। वो बोलते थे कि इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, ईंधन तैयार कर सकता है। और मुझे खुशी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे ब्राजील भेजा राम नाइक जी के साथ। और वहां से आने के बाद तब से मैं ये बोल रहा हूँ 2004 से कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और तब लोग विश्वास नहीं करते थे। आज मैं आपको मैं भी 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, कम से कम 20 लाख टन का मेरा कृषि है। और मैं लोगों को ये कहता था कि यहाँ ये आलू, टमाटर, मक्का, गेहूं, चावल लगा के किसान की तकलीफ नहीं बदलने वाली है। तो हमारे सरकार में हमने सबसे पहले अगर कोई नीति अपनाई तो 22 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे थे फॉसिल फ्यूल पर। ये 22 लाख करोड़ देश के किसानों के पास कैसे जाए, और किसान कैसे अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से हाइड्रोजन दाता, हाइड्रोजन दाता से विटामिन दाता, विटामिन दाता से हवाई ईंधन दाता हमने बनाकर दिखाया। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए नई अथॉरिटी, इसलिए मेरी बात को प्रमाण के रूप में मानिए। हमने इथेनॉल की शुरुआत की, मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है, शुगर के जूस से इथेनॉल बनता है। अब अभी हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बनता है, परली से इथेनॉल पानीपत में बनने लगा है, परली। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ब्रोकन राइस से भी बनता है, मक्के से भी बनता है। पिछले साल मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल आया था, इस बार मक्के का भाव 2800 रुपये क्विंटल तक इसलिए गया क्योंकि मक्के की डिमांड बढ़ी, क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। और पहली बार आज फ्लेक्स इंजन, मेरे पास दिल्ली में इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, नागपुर में भी है टोयोटा कंपनी की। वो यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करने वाली वर्ल्ड की पहली फ्लेक्स इंजन गाड़ी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब 100% इथेनॉल किसानों ने तैयार किया, जिसका रेट 60 रुपये लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर। और इथेनॉल डालने के बाद वो गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल यूज करती है। अगर पेट्रोल की इनोवा और इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की इनोवा अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का रेट एवरेज के हिसाब से 25 रुपये लीटर आता है। अब टाटा, टोयोटो और सुजुकी तीनों कंपनियां फ्लेक्स इंजन ला रही है। बजाज, टीवीएस, होंडा और हीरो इन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर लाई है। और इतना ही नहीं, तो मैंने अभी 1-1.5 महीना पहले मैंने देखा कि ये जो परली है राइस फ्लॉर, इससे सीएनजी निकलता है। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 400 प्लांट प्रोसेस में है, 60 प्लांट शुरू हो गए हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की बजाज की पुणे में, तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल से अगर हम बाइक चलाते हैं तो 2 रुपये 25 पैसे किलोमीटर खर्चा आता है, और अगर सीएनजी पर चलाते तो 1 रुपया किलोमीटर खर्चा आता है। अब आप ये समझिए, मैं आज जब तुम्हारे गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर से जा रहा था तो कुछ जगह परली झेल रही थी। मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया था सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम। तो मैंने कहा था कि जब वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी तब होगा। अब पानीपत में इंडियन ऑयल का एक प्लांट है जो परली 2500 रुपये टन से खरीदता है
और जिसमें से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन में डांबर तैयार होता है पर डे, और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही है। यानी अब वो दिन दूर नहीं है कि परली से हवाई ईंधन तैयार होगा और उसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब परल मेरे पास सब प्लान है। मैं खेती में काम करता हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ ना। मैं उद्योगपति रहता तो टनेल भी और रोड का मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैं सेवा के लिए किसानों के लिए काम करता हूँ। हमारे यहाँ जो शुगर मिलें होती है उसके मालिक किसान होते हैं, उनके शेयर होल्डिंग पर मिलें चलती है। तुम्हारे कुरुक्षेत्र जिले को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हम तैयार करते हैं हमारे किसान, और 5 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाते हैं। और मैं मेरे खुद के खेती में अभी 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रे किया। पहले हम यूरिया फेंकते, आपके यहाँ तो बहुत फर्टिलाइजर यूज करते, कितना नुकसान हो रहा है। और यूरिया हम 1 एकड़ में फेंकते 4 बोरे मिश्र कर 4 बोरे, और उसके कारण खेती का जो जमीन है वो बहुत खराब हो गई। हमारी सरकार ने ड्रोन लाया, और ड्रोन के थ्रू लिथियम आयन बैटरी पर थे, और मेरा प्रयास है कि फ्लेक्स इंजन पर ड्रोन आए ताकि इथेनॉल पर चले। और आपको बताता हूँ, जब यूरिया मिश्रगत हम फेंकते हैं तो 25% प्लांट को जाता है, 75% वेस्ट होगा। जब ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो जहाँ 4 बोले लग रहे थे वहाँ 2 बॉटल में काम होगा, और किसान को सेव मनी टू अर्न मनी, पैसे की बचत होगी। और मैंने खुद हमारे क्षेत्र में 25,000 एकड़ ड्रोन किया, और मेरी पत्नी खेती देखती है। 1 एकड़ में 10 एकड़ में मुझे 880 टन यानी 880 क्विंटल पर एकड़ गन्ना हुआ है। और गन्ने में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जितना जमीन में ज्यादा होगा उतना उत्पादन बढ़ता है। और अब हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती भी काफी चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में हमारा उत्पादन बढ़े तो उत्पादन खर्चा कम हो, और हमारा किसान ये जो 22 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, इसमें 10 लाख करोड़ बचकर हमारा किसान इथेनॉल बनाए, हमारा किसान CNG LNG बनाए, हमारा किसान हाइड्रोजन बनाए। ये हमारा सपना है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है दिल्ली में, मर्सिडीज जैसी है। और गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य। और गाड़ी में धुआं आता नहीं, पोल्यूशन होता नहीं, कंफर्ट एकदम बढ़िया है। वो दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में ट्रैक्टर, ट्रक, बसें, हवाई जहाज, रेलवे के इंजन, ये सब हाइड्रोजन में तैयार होंगे। और हाइड्रोजन में हमारे देश आज ऊर्जा को आयात करने वाला है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश है। जैसे आपने ढाबे रखे ना रोड पर, वैसे किसान अपने खेत में हाइड्रोजन तैयार करेगा और ट्रक और बसेस में भरेगा। वो दिन अब दूर नहीं है। मेरी बात शायद आपको एकदम विश्वास नहीं होगा, और आप एक बात जरूर याद रखिए कि मैंने आज तक जो बोला है वो 101% वैसा ही हुआ। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, और जो बायोमास से बनता है, कचरे से बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, पानी से बनता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा देश इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में वर्ल्ड का नंबर 1 देश है। मैंने उस फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया था। पानी से 1 किलो हाइड्रोजन निकालने के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है, और पानी से H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारा बायोमास बढ़ाएंगे, और बायोमास बायोडाइजेस्टर में डालेंगे, गोबर डालेंगे, राइस फ्लॉक परली डालेंगे, उससे मीथेन निकलेगा, और मीथेन से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा,
और ग्रीन हाइड्रोजन पंप पे आकर रोड पर हमारे यहाँ रहेगा और आने वाले ट्रक और बसेस किसान हाइड्रोजन बेचेंगे, ट्रैक्टर में जाएगा। आपका खर्चा आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए डीजल के लग रहे हैं, आपका खर्चा 25 से 30 हजार रुपए साल का आएगा। किसान का फायदा। जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल की जानवर इस पर आधारित हमारी इकोनॉमी नहीं होगी, देश नहीं बदल सकता। आप नसीबवान हो, आपके यहाँ पानी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ 400-500 फीट पानी नहीं है। मैंने NHAI के रोड बनाए, मुझे 6 डॉक्टरेट इसलिए मिली कि मैं जल संवर्धन में काम करता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में 40